दूसरा, टू ओवरकम एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी क्राइसिस, पर्यावरणीय संकट से बचाव, पर्यावरणीय संकट से बचाव। थर्ड पॉइंट, इकोनॉमिक नीड, आर्थिक आवश्यकता। मैंने पीछे भी आपको बता दी कि बहुत पैसा कमा के देता है इकोनॉमी। अभी हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है, इंडिया ने पूरी दुनिया को एक कॉन्सेप्ट दिया है, उस कॉन्सेप्ट का नाम है, दैट कॉन्सेप्ट, इस वाले पॉइंट में आप लिख सकते हैं इसको बोला गया है ग्रीन जीडीपी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्रीन जीडीपी का कॉन्सेप्ट है जो इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को दिया है। ग्रीन जीडीपी, जीडीपी समझते होंगे मोटा मोटी, आप लोग थोड़ी इकोनॉमी में पढ़ोगे वैसे भी जीडीपी। ध्यान से समझिए, आपने नेशनल इनकम सुनी है, एनआई? नेशनल इनकम नहीं भी जानते हैं तो सिंपल तरीके से समझिए, भारत की जो टोटल इनकम है वो इनकम कितनी है उसको सिंपल लैंग्वेज में टोटल इनकम बोलते हैं और टेक्निकल लैंग्वेज में नेशनल इनकम बोलते हैं। बट यहां पे ध्यान रखिए, जो नॉर्मली निकाली जाती है नेशनल इनकम हमारे यहाँ होती है वो फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस अलग अलग होता है। बट ध्यान से, हमारी नेशनल इनकम में सीधी बात है, हमने ग्रोथ की कि नहीं की, तभी तो कमाया है। तो ग्रोथ करने में हमने सारी चीजों का ध्यान दिया, लेकिन जो इन्वायरमेंट वाली चीज थी उसका ध्यान नहीं दिया। जैसे आपने कॉपी खरीदी तो कॉपी आपकी कितने रुपए की मिली? 100 रुपए की। 100 रुपए की कॉपी में 18 रुपए का जीडीपी, 18 रुपए का जीएसटी। तो समझिए 100 रुपए उस दुकानदार में से 80 रुपए दुकानदार ने कमाए, 20 रुपए गवर्नमेंट में कमाए, सही बात है। लेकिन उस कॉपी को बनाते समय क्या पेड़ कटे थे? कॉमन सेंस, बिल्कुल सर कटे होंगे। तो क्या उस पेड़ के कटने की वैल्यू को ऐड किया गया इसमें? नहीं किया गया। कहां ऐड किया? कहीं नहीं किया गया। तो पॉइंट यहां पे आता है कि जो हमारा नेशनल इनकम होगी, नेशनल इनकम उसके लिए होता है नॉर्मल आपकी जीडीपी माइनस इन्वायरमेंटल कॉस्ट। ये फॉर्मूला सेटअप होता है ग्रीन जीडीपी के लिए। समझ गए? तो लॉजिक बात है कि नहीं, अगर मान लीजिए 2 रुपए भी अगर उस कॉपी में को बनाने में इन्वायरमेंट की कॉस्ट लगी तो कायदे में 80 की जगह 78 हुए कि नहीं हुए? इस चीज को दिए, बहुत अच्छी चीज है कि नहीं है? इसी बहाने पूरी दुनिया अब किस पे ध्यान देगी? इन्वायरमेंट पे। कम से कम इन्वायरमेंट, क्योंकि लॉजिक बात, आप कहने के लिए आप बोल रहे कि हम 80 रुपए कमाए, बट कायदे में कमाए तुमने 78। ऐसे दुनिया भर की जीडीपी की रैंकिंग भी होने लगेगी कि आपके हिसाब से आप पहले पर, लेकिन लॉजिकली जब इसको कह तो आप चौथे पे आ गए। पॉइंट समझ में आ रहा? तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? ग्रीन जीडीपी। किस में डालेंगे? इकोनॉमी के। ठीक है, नेक्स्ट है टू रिड्यूस डिजास्टर्स। ऑब्वियस है, जो डिजास्टर उसको कम करना, लॉजिक बात है। एनवायरनमेंट को जितना ज्यादा मैनेज करेंगे उतना अच्छा डिजास्टर कम होंगे, कॉमन है। और क्या है? टू डिसाइड द लिमिटिंग लाइन बिटवीन एनवायरनमेंट एंड द डेवलपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट, इसके बीच में एक बहुत पतली सी लाइन होती है, उसको क्या करना? बरकरार रखना। ऐसा नहीं है कि आप डेवलपमेंट की इच्छा रखते हुए एनवायरनमेंट को निग्लेक्ट कर दीजिए। ऐसा होता है। कहां पर? 2 तरीके की, हटाऊं ये वाला, बोर्ड पर तो कुछ नहीं लिख रहे ना, ध्यान रखिए। 2 तरीके के कंट्री होते हैं। अब चलो 3 हो गए। पहले होते हैं कौन से? आपके डेवलप, दूसरे होते हैं डेवलपिंग, और तीसरे होते हैं पुअर। इनको बाहर करिए क्योंकि सिलेबस में नहीं है, क्योंकि जो गरीब आदमी उसका वैसे भी दिक्कत, पता है क्या है? दिक्कत इन दोनों में है तगड़ी। अभी ट्रम्प साहब बने, ट्रम्प साहब बनते देखे माहौल बनाना शुरू, टैरिफ लगा दिया फला फला करके। अमीर आदमी हमेशा सोचता है कि हम अमीर बने रहें। जो डेवलपिंग नेशन होते हैं वो चाहेंगे हम भी अमीर बने। गलत तो नहीं सोच रहा? अब होता क्या है, ध्यान से, ये है एक बेसिक टाइम। अमेरिका स्टैंड करके यहां पे यूएसए खड़ा है, यहां से स्टैंड करके कौन खड़ा है? इंडिया। और यहां पे कौन है? अफ्रीका। तो मैंने तीनों मोटा मोटी आपको देश बता दिए। लॉजिक बात है, जो अफ्रीका है उसको यहां से यहां आने में भी बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि पहले वहां से यहां पहुंचेगा। अब क्या होता है, इंडिया जो होता है वो ऐसी टेक्नोलॉजी लाता है जिसमें, मतलब ऐसा काम करता है जिसमें कार्बन एमिशन ज्यादा होगा। क्योंकि हम तक समझिए, अगर मुझे यहां पहुंचना है तो ये बंदा अपनी स्पीड से चल रहा है, और इस बंदे को अगर इसके बराबर पहुंचना तो स्पीड बढ़ानी होगी कि नहीं? पर लॉजिक, अब स्पीड बढ़ाने के लिए कुछ उसको ज्यादा यूज, जो रिसोर्सेज यूज करने पड़ेंगे कि नहीं? भाई तुमको अगर स्पीड बढ़ानी है तो एक्सीलेटर दबाते हो कि नहीं दबाते हो? गाड़ी चलाते हो, बाइक चलाते हो तो हैंडल खींचते हो, तभी तो बढ़ता है। अब नॉर्मली एक बंदा 40 की स्पीड से है जो तुमसे 2 किलोमीटर आगे है, और तुमने अभी स्टार्ट की गाड़ी, और तुमको उसको पहुंचना है उसके बराबर, तो तुम्हें 40 पे अगर वो जा रहा तुम भी 40 पे चलोगे तो क्या होगा?
गैप मेंटेन रहेगा 2 किलोमीटर का, लेकिन लॉजिक अगर आपको कवर करना या आगे निकलना है तो 40 से बढ़नी पड़ेगी स्पीड की, नहीं समझ गए? तो अब क्या होता है, जनरली पूरे झगड़ा जो पूरी दुनिया में इसी चीज को लेकर के है, जब भी मीटिंग होती है किसकी, यूएनईपी की, जब इस मीटिंग में ये सारे लोग आते हैं, उसी को आपने सुना होगा कॉप समिट, सुना है? सीओपी नहीं सुना, पढ़ोगे। कॉप समिट हर बार होती है। इस मीटिंग में डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री दोनों मिलते हैं, दोनों मिलके इस बात पे एग्री होते हैं कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। सही बात है, बिल्कुल जरूरी है भाई, गलत बात नहीं। अब क्या होगा, अब ये होगा, अभी जैसे आपने सुना होगा 1992 में एक समिट हुई थी, रियो समिट, अर्थ समिट के नाम से इसको बोलते हैं, नहीं भी कोई बात नहीं, पेरिस एग्रीमेंट की बात कर लेता हूं। लेटेस्ट में 2023 में पेरिस, आपने नाम सुना है? पेरिस में एक एग्रीमेंट होता है, इस एग्रीमेंट में बोला गया कि दुनिया भर के जितने भी देश हैं वो कार्बन जो एमिशन कर रहे हैं, कार्बन को बाहर निकाल रहे हैं, ये 1990 के लेवल से नीचे लाना है। ध्यान से समझना, 1990 के लेवल से नीचे लाना है सभी देशों को। ये एक एग्रीमेंट पास होता है, मतलब एग्रीमेंट का पेपर प्रपोजल रखा जाता है। जब ये एग्रीमेंट पहुंचता है अमेरिका का, अमेरिका कहता कोई दिक्कत नहीं, हमें ठीक है, लेकिन जब ये एग्रीमेंट इंडिया के पास पहुंचता है तो इंडिया मना कर देता है। कुछ को समझ में आ रहा है? लॉजिक बात है भाई साहब, आप यहां से चलते हुए यहां पहुंचे हुए हैं और मैं यहां से चल के अभी यहीं पहुंचा हूं। क्यों? क्योंकि अमेरिका कब आजाद हुआ था? 1789 में। हम कब हुए हैं? 1947 में। सीधे सीधे 200 साल का डिफरेंस है। आप 200 साल पैदल भी चलोगे, लॉजिक है कहीं पहुंच गए होगे कि नहीं? अब अगर इस पॉइंट पे आप एग्री करते हो, ये तो बोलेगा हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम तो हैं भाई साहब यहां पर। अगर इसने हाँ कर दिया तो कभी भी यहां नहीं पहुंच सकता। और ये सबसे बड़ा लूप होल मिल गया है डेवलप कंट्री को। मस्त वाला बहाना है क्या कि साहब साइन मैं करने को तैयार हूं, आप सबसे साइन कराओ। और सबसे साइन कराने का मतलब है डेवलपिंग कंट्री से। डेवलपिंग कंट्री पागल हो रखे हैं, साइन करेंगे इसको? अगर उन्होंने साइन कर दिया तो जिंदगी भर जब तक अर्थ रहेगी, क्योंकि अमेरिका अपनी स्पीड से जा रहा है, आप उसी स्पीड से जाएंगे, तो ये जो आप गैप देख रहे हैं, ये वाला गैप, कायदे में ये गैप एज इट इज रहेगा कि नहीं रहेगा? लाइफ में कभी फिल नहीं हो सकता, क्योंकि आपने साइन कर रखा है। इसीलिए जितनी भी कॉप की मीटिंग होती है, सीओपी की मीटिंग होती है, वो मीटिंग का जो फाइनल आउटपुट होता है वो जीरो। सीजन आपके सामने। क्या रीजन है भैया? इसलिए है, समझे? तो इसीलिए जनरली क्वेश्चन मेन से बनते हैं, क्या कारण है कि अभी जो कॉप मीटिंग फेल हो गई, क्या कारण है पेरिस एग्रीमेंट फेल हो गया? बहुत बार सुनो, क्यों? रीजन ये, अभी ट्रंप के बनते ही जो पेरिस एग्रीमेंट था उससे ट्रंप बाहर आ गए। अभी परसों नरसों की न्यूज है, ट्रंप ने साइन कर दिया कि जो पेरिस एग्रीमेंट हम उसमें नहीं आएंगे। क्यों? कंडीशन ये है। भारत, अब आपको लगता है फिर इसमें इंडिया को झुक जाना चाहिए? क्या लगता है? इंडिया के साथ, याद रखना, पूरी दुनिया में कहीं पे भी इंडिया के साथ चाइना खड़ा नहीं होता है, यहां खड़ा होता है। क्योंकि यहां पे दोनों, इंडिया चाइना दोनों कैसे डेवलपिंग है, तो दोनों बराबरी के हैं भाई साहब, इसीलिए यहां पे चाइना खड़ा हो जाता है। क्योंकि उसको पता है सपोर्ट चाहिए इंडिया का, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। और यहां पे पहली और आखिरी बार है जहां पे इंडिया चाइना का सपोर्ट करता है। रीजन आपके सामने, क्योंकि बात यहां पे बराबरी की, यहां पे इंडिया है, यहां पर कौन है? चाइना। तो बहुत ज्यादा गैप नहीं है इंडिया चाइना के बीच में, बस जीडीपी के हिसाब से तीसरे चौथे नंबर पर ही आगे पीछे, तो हिसाब समझो। तो इस हिसाब से दोनों, अगर अगर कल को इसने बोला और इसके सपोर्ट में ये चला गया तो ये तो पीछे हो जाएगा, अल्टीमेटली नुकसान तो इसका भी है ना भाई। आप समझ रहे हैं? इसीलिए क्लियर हुआ? तो इसीलिए क्या कह रहा है कि आपको डेवलपमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साथ साथ में एनवायरमेंट का कंसर्न भी ध्यान में रखिए। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट आओ। ये ऐसे ही है पॉइंटर प्रीलिम्स के लिए, इसको बोलते हैं लियो, हेडिंग डाल दी, बस खाली ऐसे लिख लीजिए नोट करके, इसको बोलते हैं लियोपोल्ड मैट्रिक्स। लियोपोल्ड मैट्रिक्स कुछ नहीं है, नीड नहीं है, मैं आपको बस आपके फैक्ट्स दे देता हूं। LIOPOLD, लियोपोल्ड मैट्रिक्स। लियोपोल्ड यूएस साइंटिस्ट हैं, लिख लीजिए, यूएस साइंटिस्ट का एक ये कर्व है, यूएस साइंटिस्ट हैं। और कब आया था? 1971 में आया है, 1971 में ये दिया गया है मैट्रिक्स। किसके लिए है? तो लिखिए एस्टिमेशन ऑफ एनवायरमेंट मैनेजमेंट, पर्यावरणीय प्रबंधन का आकलन। एस्टिमेशन ऑफ एनवायरमेंट मैनेजमेंट, पर्यावरणीय प्रबंधन का आकलन। ठीक है, इसके लिए आपका लियोपोल्ड मैट्रिक्स काम करता है। क्लियर हो गया? चलो अब आओ टाइप ऑफ एनवायरमेंट मैनेजमेंट। टाइप ऑफ एनवायरमेंट मैनेजमेंट, पर्यावरणीय प्रबंधन के प्रकार। एनवायरमेंट मैनेजमेंट के टाइप, हेडिंग डालिए, टाइप ऑफ एनवायरमेंट मैनेजमेंट।
मतलब अगर आपको एनवायरनमेंट का मैनेजमेंट करना है तो किन किन चीजों पे ध्यान देना होगा। आपके सामने जो पहला मैनेजमेंट दिख रहा है वो है फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो हेडिंग डालिए वन प्रबंधन। देखो ये जनरली वो चीजें होंगी जिसके बारे में आपने सुना हुआ है, जानते तो हैं फॉरेस्ट मैनेजमेंट। लेकिन अभी दिक्कत ये है कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट पे अभी आपको मैं 200 वर्ड लिखने को कह दूं, आपके पास कंटेंट नहीं है। जानते तो हैं क्या होता है वैसे, हाँ पता बिल्कुल फॉरेस्ट का मैनेजमेंट जरूरी है, लेकिन अभी आपको मैं बोलूं 250 वर्ड में लिख के दिखाओ, कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। रीजन कंटेंट नहीं, यही बस फर्क होता है। तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है सबको पता होगा मोटा मोटी, तो लिख लिए डेफिनेशन डैश करके, वो मैं नहीं लिखा हूं, मैं आगे बढ़ता हूं। पहले लिखो व्हाट इज इट, क्या है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्यों, वाई। एनवायरमेंट मैनेजमेंट की क्यों जरूरत है। कभी भी इस तरीके के जब क्वेश्चन आपके लिखने के लिए आते हैं मेंस के लिए, तो हमेशा ध्यान रखना इन क्वेश्चन को लिखते समय कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। जब ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, मैं आपको एक फ्रेम तैयार करा देता हूं। क्या वाला समझ में आ गया। दूसरा आपने क्यों हेडिंग डाली है, क्यों के बाद, क्यों के पहले अगर हेडिंग स्पेस है तो कहीं लिख लीजिए वाई इन फॉरेस्ट इज नेसेसरी। वाई फॉरेस्ट इज नेसेसरी, क्या बोलते हैं हिंदी में, वन क्यों जरूरी है। क्या लगता है भाई लोग, वन क्यों जरूरी है आप लोगों को बताओ। बिना फॉरेस्ट के क्या काम चल सकता है, नहीं चल सकता। बिल्कुल सही बात है, नहीं चल सकता। अगर चल सकता होता तो फॉरेस्ट नहीं होते, क्योंकि ऊपर वाले ने कोई भी ऐसी चीज नहीं दी है तो वेस्ट है। कोई बताइए आपको लगता है ऊपर वाले की कोई भी ऐसी चीज जो ना होती तो भी कोई खास दिक्कत नहीं। हम खुद ही हैं सर, बोलिए। एनवायरनमेंट की कोई भी, एनवायरनमेंट थोड़ी, ऊपर वाले की कोई भी ऐसी चीज जो ऊपर वाले ने स्पेशली बनाई है लेकिन वो वेस्ट है, आपको लगता है को नहीं भी चलाते तो भी ठीक ही था। क्या बताई, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स वेस्ट हमने कर दी ना। अपेंडिक्स का यूटिलाइजेशन तो करते थे ना। अपेंडिक्स बंदरों की क्या है, पूंछ। तो बंदर तो यूज करते हैं ना भाई। अभी जो बंदर उनके अपेंडिक्स नहीं, उनकी पूछे नहीं होगी। तो हम बंदरों से इंसान बन गए, तो हमने धीरे धीरे, देखो अब ऊपर वाले का सिस्टम क्या है, पहले वो टेल घटते 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 बॉडी के बाहर थी, अब घटते घटते अंदर आ गई, धीरे धीरे क्या होगी, वेस्ट हो जाएगी। कहीं कोई दिक्कत नहीं, एवोल्यूशन बिल्कुल सही बात। तो वो वेस्ट थोड़ी, वो तो हमने कर ली वेस्ट। अब तुम अपनी बॉडी कोई पार्ट यूज मत करो, फिर को वेस्ट है वो। भाई लॉजिक है, आपने अब एक आंख नहीं बंद करके रखी हमेशा के लिए, और फिर बोला हमारी आंख खराब हो गई। मतलब तो ये तो बिल्कुल ही और कुछ नहीं है। लॉजिक आप कभी उस पर सोचिएगा भी नहीं कि ऊपर वाले ने कोई चीज बनाई है जो वेस्ट है, क्योंकि बनाएगा ही क्यों, लॉजिक बात है। चलो हेडिंग डालो, कॉकरोच वेस्ट है, कॉकरोच वेस्ट है, ये चीज कॉकरोच ही बता पाएंगे, क्योंकि कॉकरोच का यूटिलाइजेशन कहीं ना कहीं होता है। सबसे अच्छी बात यूटिलाइजेशन में बायो के डाइसेक्शन में काम आते हैं। सिलेबस में आपके कॉकरोच होते हैं बायो वालों की, वरना कॉकरोच का कुछ ना कुछ तो यूज होता ही होगा। बायोलॉजिकल यूज कॉकरोच का बहुत होता है, याद रखिएगा। वॉर्म्स में, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, जब आप बायोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें रहता है किस, बिल्कुल कॉकरोच का रहता है। वॉर्म्स बहुत सारे होते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, उनका कंजम्पशन में काम होता है। बनाया है सिस्टम ऐसे गया है कॉकरोच को लेकर के। आपको पसंद नहीं कॉकरोच, तभी समझ रहा हूँ मैं। आज ये भी सही बात है, जो हमें पसंद नहीं जो वेस्ट, बात ही खत्म। घर वालों हमारे 20 लोग हैं रिश्तेदारी में, 16 हमें पसंद नहीं, वो वेस्ट हो गए, बाकी 4 सही है, मम्मी पापा हमारे भाई बहन है। ये सिस्टम बढ़िया, ठीक नहीं, ऐसा नहीं है। सेम कहानी उनके लिए भी लागू हो जाती फिर, ये ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है। खैर, तो क्या हुआ, वाई फॉर, तो ये क्लियर, नेसेसरी क्यों है, ठीक बात है। नेक्स्ट आइए, अब आता हूं, मैंने आपको दिया था पीछे, अभी हेडिंग इसी में लिखवाई थी जो मैंने, सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस या सजेशन, उपाय आप बताएंगे फॉरेस्ट मैनेजमेंट के। सजेशंस फॉरेस्ट मैनेजमेंट के क्या क्या हैं, ये मैं थोड़ा थोड़ा बताते चलता हूं। नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट, डिसाइडमेंट ऑफ फायर लाइन। फर्स्ट पॉइंट, डिसाइडमेंट ऑफ फायर लाइन। फायर लाइन का डिसाइड, फायर लाइन समझते हो, फायर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका नहीं समझा तो आज देखो क्या हाल हो रखा है। यूएस की पता है ना कहानी। फायर लाइन का मतलब होता है, पहला पॉइंट हुआ आपका फायर लाइन। क्या होती है, हर फॉरेस्ट की एक फायर लाइन होती है। सिंपल है, ये फॉरेस्ट है, ये नॉर्मल एरिया है, तो अगर आप एंट्री करेंगे तो याद रखना इसके चारों तरफ आप कह सकते हैं ये एक फॉरेस्ट लाइन है, फायर लाइन है। फायर लाइन का मतलब आग से मतलब नहीं है। फायर लाइन का मतलब होता है कि आप अगर इंटरफेयर करेंगे तो यहां पे इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे, वो वाली फायर लाइन है, ठीक है। इसको दूसरे सेंस में आप फायर लाइन वो भी बोल सकते हैं जो आग वाली बात है। जनरली जो आग लगने की सीमा होती है, देखो
अगर इस इलाके में आपकी फायर लगे तो उतना नुकसान नहीं होगा किसका, बायोडायवर्सिटी का, क्योंकि यहां पे ह्यूमन इंटरफेरेंस हो रखा है। तो अगर इंसान इस एरिया में गए होंगे तो कुछ तो गड़बड़ किए होंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो कोर एरिया है ये वाली लाइन के अंदर वाला ये हिस्सा, समझ गए, ये वाला जो पोर्शन है ये बायोडायवर्सिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और इस एरिया में अगर कहीं फायर लगती है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका है, डायवर्सिटी का, इधर वो एनिमल होगा और प्लांट। तो दिस इज कॉल्ड फायर लाइन, समझ गए। तो फायर लाइन को क्या करना, डिसाइड करना। हेडिंग क्या लिखी हो, पॉइंटर, डिसाइडमेंट ऑफ फायर लाइन। हाँ, तो फायर लाइन समझ गए। पहला अग्नि रेखा बोलते हैं इसको, सिंपल है। दूसरा लिखिए कंट्रोल ऑन इंसेक्ट्स, कीड़ों पर नियंत्रण। सिंपली भाषा में इंसेक्ट से ज्यादा बेहतर वर्ड लिखिए पेस्ट। पेस्ट समझते होंगे, पीड़क बोलते हैं जिनको। दूसरे होते हैं पेस्ट्स का क्या करना, पेस्ट का एग्जांपल दे सकते हैं आप लोग कोई भी, ग्रास हॉपर्स होते हैं बिल्कुल, और टर्माइट्स होते हैं, ठीक है, समझ गए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट आइए, मैनेजमेंट में नेक्स्ट पॉइंट इसी में वो है, ऑब्वियस बात है, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों का कटाव, डिफॉरेस्टेशन। मैं आगे बढ़ता चलता हूं, मुझे एक्सपेक्टेड है कि आप लोग समझ रहे होंगे, नई चीज तो नहीं है, पेड़ों को काटना नुकसान तो करेगा ना। नेक्स्ट, ऑप्टिमल यूज ऑफ वुड, लकड़ियों का अनुकूलतम प्रयोग। ऑप्टिमल यूज ऑफ वुड, अनुकूलतम प्रयोग करना। अनुकूल समझ गए, अनुकूलतम, अनुकूलतम का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू नीड, जितनी जरूरत हो उतना प्रयोग करना, किसका, वुड, वुड मतलब लकड़ी। नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, रिडक्शन ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट को कम करना, रिड्यूस करना, बहुउद्देशीय, रिडक्शन इन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, सिंपल एग्जांपल के लिख लीजिएगा, डैम। डैम आपने सुने होंगे, डैम देखे हैं कभी, लॉजिक बात है, डैम ऑटोमेटिकली तो बने नहीं होंगे, हमने बनाए होंगे, और हमें बनाने के लिए सबसे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है डैम की वो है जमीन, सही बात है। अब लॉजिक सोच के देखिए, अगर आपने बहुत बड़े बड़े डैम देखे होंगे तो वो हजारों किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर में फैले होते हैं, बड़े बड़े, भाखड़ा नांगल, हीराकुंड डैम। अब समझिए, या तो कोई एक ऐसा इलाका हो जो इतना बड़ा एरिया में खाली हो, पूरा ब्लैंक हो। अब यहां पे दो चीजें हैं, पूरी इंडिया में ऐसा कोई हो जो मैंने बोला थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर में हो जो पूरा ब्लैंक हो, कोई दिक्कत नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं, चले हम वहां डैम बना लेंगे। कंसर्न ये है कि यहां से एक नदी भी निकलनी चाहिए डैम बनने के लिए, तभी तो डैम बन सकता है। डैम पता है कहानी क्या होती है, इस नदी से एक लगाते हैं कट, और कट लगा करके यहां पर पानी को स्टोर किया जाता है, और यहां पर क्या लगे होते हैं, गेट। देखें डैम के, सबने देखे होंगे मूवीज वगैरह में, ये डैम होते हैं, जितनी नीड होती है उस डैम के गेट को ओपन कर दो और यहां से क्या आता है, पानी बाहर आता है, यही बेसिक डैम होता है। तो लॉजिक बात है, नॉर्मली इतनी जमीन है, हो सकता है दुनिया में इतनी जमीन बहुत खाली होगी, हो सकता क्यों खाली नहीं है, हो सकता खाली है, भाई डेजर्ट पूरा खाली तो है, बनाओ जितने डैम बनाने, बट मैंने बताया साथ में ये कंडीशन भी है, डेजर्ट में कितनी रिवर है, अब आए समझ में। तो यहां पे आपका दोनों कंडीशन में, ये अलाउ हुआ ये नहीं है, तो अब हमें आना पड़ेगा दोनों कंडीशंस पे, बिल्कुल सही बात है, ये भी चाहिए ये भी। तो नदी जहां पर होगी, लॉजिक बात है, ग्रीनरी होगी कि नहीं, जहां पे ग्रीनरी होगी वहां पर जो लोग होंगे कि नहीं। अभी मैं लोगों को हटा भी दूं तो भी ये कॉन्सेप्ट तो काम कर ही रहा है, और ग्रीनरी का मतलब होगा फॉरेस्ट। कोई भी रिवर मुझे बता दीजिए तो बिना फॉरेस्ट से होकर के बह के आ रही है, भाई लॉजिक बात है, मैक्सिमम रिवर जितनी वो कहां से निकल रही है, जंगल से होकर के आएंगी या यहां से जंगल में होकर के जाएंगी, अभी के लिए नहीं है भाई। लॉजिक है, दो चार रिवर जैसे लूनी पुनी को छोड़ देते हैं तो बाकी मेजर रिवर वो जंगलों से होकर के निकल के आ रही है, भाई पहाड़ों से आ रही है, तो पहाड़ों में जो फॉरेस्ट है वो क्या माउंटेन जो है फॉरेस्ट ही तो है, निकल के तो अल्टीमेटली आ रही है ना। तो अब सोच के देखो दिक्कत है, अब डैम, अब यहां पे क्या है, इस एरिया में क्या है, आपके फॉरेस्ट है। तो लॉजिक बात है, अगर आपको डैम बनाना होगा देन यू हैव टू कट, और अगर आपको इसको काटना पड़ेगा तो अल्टीमेटली इससे एनवायरनमेंट का जो मैनेजमेंट है बिगड़ गया, पॉल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ। तो इसीलिए मैंने वर्ड क्या लिखा, रिडक्शन इन द मल्टीपर्पज। तो इसीलिए इनको पहली चीज है, डैम को मल्टीपर्पज बोलते हैं, क्योंकि डैम के बहुत सारे यूज होते हैं। एक यूज होता है, मेन डैम का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है इलेक्ट्रिसिटी, आपने सुना होगा हाइड्रो पावर। तो हाइड्रो जो पावर होती है वो एक यूज, इसके अलावा कई सारे क्या होते हैं, यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल
कैनाल्स, बिल्कुल सही बात है। किस लिए कैनाल्स? इरिगेशन के लिए, सिंचाई करने के लिए कैनाल्स बिल्कुल निकाली जाते हैं, बिल्कुल ठीक बात। और वाटर एनर्जी के लिए, और मल्टीपर्पज है तो कम से कम 5 पर्पज तो बता दो। वाटर स्टोरेज करने के लिए, किस काहे के लिए? क्या? ड्रिंक के लिए, वाटर ड्रिंकेबल, बिल्कुल। आफ्टर ट्रीटमेंट हम इन पानी को पी भी तो सकते हैं, बहुत सारे डैम है जहां से पानी पीने का दिया जाता है, बिल्कुल सही बात है, ये भी चल जाएगा। और कुछ? अरे आप अपना मेन तो भूल ही गए, सेल्फी खींचने के लिए। टूरिस्ट, टूरिस्ट स्पॉट घूमने के लिए भाई डैम, मैंने अभी आपसे पूछा आप लोग गए कि नहीं, इसका मतलब वहां पे जाते होंगे ना लोग घूमने के लिए, तो वो टूरिस्ट। तो 4-5 पॉइंट हो गए, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? मल्टीपर्पज। तो लॉजिक बात है, अगर इस तरीके के प्रोजेक्ट लाने होंगे तो आपको पेड़ों को काटना पड़ेगा, उसी को क्या करना? रोकें। कुछ और क्या लेके आते हैं वो अलग सॉल्यूशन सॉल्यूशन देंगे, बट यहां पे आपको क्या करना है? इसमें रिडक्शन इन मल्टीपर्पज। नेक्स्ट आइए, ठीक है। इन्फोर्समेंट लॉज, इन्फोर्समेंट लॉ, इन्वायरमेंट कानूनों को लागू करना। इन्फोर्समेंट लॉज, इन्वायरमेंट जो कानून है उनको लागू करना। एक चीज ध्यान रखिए, मैं हमेशा आपको एक बात बोलता हूं, बोलूंगा आगे, कि इंडिया में पेड़ों का काटना मर्डर करने के कंपैरेटिवली ज्यादा नुकसान करता है, क्योंकि आपने जिसका मर्डर किया वो बंदा रिटेलिएट तो करेगा ही करेगा, हो सकता है वो बच जाए, लेकिन अगर आप किसी पेड़ को काट रहे हैं तो वो कुछ करेगा नहीं। इसीलिए इंडिया में पेड़ों का काटना, उसमें 302 लगती है, 307 नहीं लगती है। मतलब इंडिया में 307 समझते हैं अटेम्प्ट टू मर्डर, तो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस पेड़ के काटने में नहीं, 302 लगती है, पेड़ों को सीधे मर्डर आप कर रहे हैं। सही बात भी है, अगर आप किसी पेड़ को काटेंगे तो पेड़ मुड़ के थोड़ी तुम्हें मारेगा। तो ये तो एक तरीके से वो हुआ कि जिसके हाथ पैर नहीं है आप उसका मर्डर कर रहे हैं। अब मर्डर करेंगे, वो कुछ कर पाएगा? कोशिश तो बहुत करेगा, लेकिन कुछ कर पाएगा जब हाथ पैर नहीं उसके? तो इसीलिए इस तरीके के केसेस में और नॉर्मल केसेस में डिफरेंस होता है। बहुत सारे केसेस मर्डर में जहां पे फांसी होती है, बहुत सारे मर्डर के केसेस में आपको 14 साल की सजा होती है, बहुत सारे केसेस में 8 साल 10 साल की सजा होती है। दोनों सिचुएशन क्या है? तीनों मर्डर है, लेकिन तीनों में सजा अलग अलग है, डिपेंड ऑन सिचुएशन एंड प्रोसेस ऑफ मर्डर, कैसे किया गया। ठीक बात है। तो मैंने आपको लिया इन्फोर्समेंट लॉ, इंडिया में इतने खतरनाक वाले इन्वायरमेंट कानून हैं। क्या बोलता हूं हमेशा, आपने वो टैग लगे हुए ट्री देखे हैं जो नहीं रोड साहब निकलते, टैग सबके नंबरिंग है, अगर वो किसी वो सूख रहा हो, सूखने दीजिए, टच मत करिए। या कोई पेड़, जनरली आपने देखा होगा रोड साइड कोई पेड़ वगैरह काट रहा है तो लोग खड़े होकर देखते नहीं कि गिरेगा गिरेगा गिरेगा, देखो खड़े होकर। बट एक चीज ध्यान देना, कोई वीडियो ना बना रहा हो, क्योंकि अगर वीडियो बनने में तो फोटो आ गई और वो वीडियो चली गई थाने अंकल जी के पास, फिर तुमको कहानी पता चलेगी असली क्या होती है। वहां जितने लोग हैं वो सब गवाही होते हैं, एविडेंस में चले जाते हैं किसके, कि इन्होंने मर्डर होते हुए देखा। आप समझ गए बस, और जो कर रहा है उसकी तो कहानी छोड़ी दो। बात समझ में आ गई। तो पेड़ों का काटना इंडिया में बहुत, और ये बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होगा जैसे उत्तराखंड में, ये पहला था उत्तराखंड स्टेट था जहां पे इस तरीके का क्लॉज लाया गया था। उत्तराखंड वाज आल्सो फर्स्ट स्टेट जहां पे उसने रिवर को क्या बोला है? मैन, लिविंग बींग्स बोला है। तो नदियों को जीवित व्यक्ति का दर्जा, रैंक ऑफ लिविंग बींग्स, ये उत्तराखंड में नदियों को दे दिया गया है। मतलब अगर आप किसी रिवर को पोल्यूट कर रहे हैं तो आप उस लिविंग बींग्स को खत्म कर रहे हैं। लॉजिक बात है। आपको स्मोकिंग बैन है भाई, यूनिपर पब्लिक प्लेस पे कोई भी स्मोक नहीं कर सकता ना, उसके पीछे क्योंकि आप लिविंग बींग्स को नुकसान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब रिवर में आप कचरा फेंक रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं, और रिवर गंदी हो रही है, तो गंदी होने से क्या वो रिवर की लाइफ कम हो रही होगी? लेकिन वो रिवर कुछ कह पा रही है आपसे? नहीं। तो इसलिए आप कुछ नहीं कह पा रहे, तो गवर्नमेंट ने रूल बना रखा है। ये न्यूजीलैंड पहला देश था जिसने अपने यहाँ की रिवर के ऊपर लगाया था, और उसको देखा देखी करीब 53-54 कंट्री हैं जिन्होंने अपने अपने यहाँ की रिवर को बोल दिया गया है। तो इंडिया में सभी स्टेट में तो नहीं है, बट उत्तराखंड में जितनी भी नदियां हैं उन सभी नदियों को क्या बोल, लिविंग। सबसे पहले गंगा को डाला, उसका सारी रिवर से, मतलब किसी भी रिवर को उत्तराखंड में अगर आप गंदा करते हैं तो आपके ऊपर मर्डर केस चल जाएगा। मेरी बात को जरा समझना। इसलिए उत्तराखंड में हरिद्वार जाके जो कचरा पचरा फेंकते हो, फूल पत्ती, जरा ध्यान से फेंकियो, क्योंकि सुधरोग हो नहीं। इंडिया में माने तो है नहीं, फेंकेंगे जरूर, तो रात को फेंक लियो, दिन में ना फेंकना। नहीं, कुछ लोग नहीं, वो जय हर हर गंगे समझ गए कहानी क्या होगी। हाँ, तो इसीलिए उत्तराखंड में खास करके बाकायदा उसकी देखा देखी प्लान आ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, 3 मेजर रिवर्स को लेकर के, गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी, इन तीनों को लेकर के सेम कहानी आ रही है, जो कि बहुत बेहतर है। इसको गलत तो नहीं लग रहा किसी को? भाई नदियों को गंदा करना अच्छी चीज है, वो फेंका कभी क्वाइन? छोटे गांव देहात में जब ट्रेन निकलती है, छोटे शहरों से आपको गंगा गंगा अगर मिल जाती है तो लोग मार मचा देते खिड़की पे आने के लिए। सिक्का, हाँ हटिया भैया, क्या हुआ, क्या वो सिक्का फेंकना है। जेब में हाथ डालेंगे, उसमें से जो, भाई सीधी बात, सिक्का देखेंगे साइज में छोटा बड़ा,
उस हिसाब से सिक्के फेंकते हैं। अरे बहुत, अरे कॉमन है, गंगा में बहुत कॉमन है। कभी भी आप अगर स्लीपर वगैरह से उसमें जाइए, एसी में तो पॉसिबल नहीं है, स्लीपर में जाइए तो स्लीपर में देखना चीज को, सब खिड़की पे लटक जाते हैं और आकर के सब कहते हैं हटो भैया हटो, क्यों भाई वो फेंकना है, बस उसी से वो सब अम्बानी हो जाएंगे। भाई लॉजिक है, बहुत जेन्युइन बात है। सिक्का जो फेंकने की प्रथा थी वो था कॉपर कॉइन, बहुत कॉमन था। जब इंडिया में कॉपर कॉइन चलते थे तो कॉपर कॉइन को फेंकिए, उससे नदी का पानी प्योर होता है, बहुत अच्छी चीज थी। बट अभी हमारा कॉपर नहीं है ना, तो अभी आप सबसे ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। बट वही है, कुंभ में अभी देखिए रख के हाल क्या हो रखा है। खैर, क्लियर हो गया फॉरेस्ट मैनेजमेंट, कोई कंफ्यूजन? क्वेश्चन नोट कीजिए। फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज द बेस्ट क्योर फॉर द नीड ऑफ एनवायरमेंट मैनेजमेंट। बेस्ट क्योर फॉर द नीड ऑफ एनवायरमेंट मैनेजमेंट। वन का प्रबंधन पर्यावरण प्रबंधन के लिए सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, पूर्ण पक्ष है। डिस्कस, चर्चा करें। दूसरा पॉइंट, इन इंडिया ड्रा स्ट्रक्चर फॉर द फॉरेस्ट मैनेजमेंट। एक स्ट्रक्चरल ग्राफ पूछा है उस साल, वन प्रबंधन के लिए एक ग्राफ को बनाएं। वन प्रबंधन का एक ग्राफ बनाना था आपको।